अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क में सिविलियंस के लिए फौजी अदालतें लगेंगी या नहीं, फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और सूबाई हुकूमत ने अलग अलग अपीलें दायर की हैं। वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि अदालत ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल करे। आर्मी चीफ ने आज GHQ में उलमा मशाइख से मुलाकात की है। सिपाही सालार ने वाज़ेह किया है कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। दूसरी तरफ मुल्क में इलेक्शन के लिए बिसात बिछ गई है। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान और सिंध में अपने कदम मजबूत करने के लिए इलेक्टेबल्स, सियासी शख्सियात और सियासी जमातों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। नून लीग के बढ़ते कदम पीपल्स पार्टी को एक आंख भी नहीं भा रहे हैं। बिलावल ने अपनी साबिका इत्तेहादी को महंगाई लीग करार दिया और ये भी कह दिया कि वो सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। मौलाना फजल रहमान ने भी आज पेशावर में बड़ा पावर शो किया है। उनका कहना था कि मुल्क की तबाही के जिम्मेदार अकेले चेयरमैन PTI नहीं है, बल्कि उनको लाने वाले भी हैं। आज सूबा उनके हवाले किया जा रहा है जो मुल्क और सूबे के मुजरिम हैं। हमसे भी हाथ मिलाने की बात की गई लेकिन हमने इनकार कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ब्लैकमेलिंग कर कौन रहा है और उसके तदारुक के लिए इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI से आज उनकी हमशीरा ने मुलाकात की है और मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें कहा है कि साइफर केस में वो दफात लगाई जा रही हैं जिनमें उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करने जा रहे हैं। खान साहब इतना कुछ झेल कर भी कुछ नहीं सीखे हैं। मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, सीनियर पॉलिटिशियन है फैसल वाडा साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फैसल साहब, मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी आर्मी चीफ के बयान पर। कह रहे हैं कि रियासत के सिवा किसी भी गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। इस बयान को मौजूदा हालात के तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी, हमेशा की तरह बड़े एहतराम के साथ। देखिए जी, जो चीफ का बयान है उसके अंदर टॉलरेंस ज़ीरो है जब आप इदारे की बात करेंगे, और पाकिस्तान पहले और इदारा दूसरे नंबर पर। तीसरी चीज़ उनके लाइफ में कोई नहीं है, और स्पॉटलेस भी हैं, ईमानदार भी हैं, नेक नियत भी हैं, और पाकिस्तान को जिन बुरानों पे अभी खड़ा था उसमें बड़ी खूबसूरती से निकाल रहे हैं। उसमें चाहे स्मगलिंग हो, डॉलर की कीमतें नीचे हों, आम दिनों की अशिया की चीज़ें नीचे आ रही हों, ये सब चीज़ें किस तरह हो रही हैं? ये इस तरह हो रही है वो अपनी जेब का नहीं सोच रहे, पाकिस्तान के लोगों का सोच रहे हैं। और जिसको वो डंडा सोटी लोग कह रहे हैं कि जी कोई डंडा सोटी नहीं है, ये गवर्नेंस का तरीका है, प्रिंसिपल है, मैनेज, जो पहले भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बातों को बजाय प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जो शहादतें देते हैं जी, जो हमारी डिफेंस लाइन है, जो कुर्बानियाँ दे, मैं और आप और बिजनेसमैन और डेमोक्रेटिक लोग, ब्यूरोक्रेटिक लोग सारे जो है ना वो नारे लगा सकते हैं कि आपने कभी सुना है कि बॉर्डर पे कोई मसला हो गया तो हम चले जाएं कि जी हम शहीद होने आए? हम नहीं आ रहे, हम नारा लगाने आ रहे। तो जो शहीद हो रहे हैं, जो मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं, उनके मजे हम ले रहे हैं, और फिर हम उनका तमस्खर भी उड़ाते हैं जी। फिर उनके ऊपर अपनी सियासत भी चमकाते हैं, उनको बुरा भला कह के। ये सेगमेंट और ये एलिमेंट अब नहीं चल सकता पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम बाय एंड लार्ज फिर एक डेमोक्रेटिक बरसूदा, घटिया, बदबूदार, थर्ड क्लास जमहूरी निज़ाम के अंदर एक्सपायर्ड जमहूरी लीडरों को फिर वही फहरिस्त में लाके खड़ा कर रहे हैं। और हम बड़ी खुलेआम कहते हैं सियासतदान या जब एनालाइज करते सिचुएशन को, जी ताकतवर हल्के, वो भाई ताकतवर हल्के को आप सेकेंडरी रखें, प्राइमरी आप ये रखें कि जी इमरान खान साहब को सादिक अमीन का किसने दिया सर्टिफिकेट? अदालती निज़ाम ने। फिर डंडे के जोर के ऊपर 12 बजे पाबंद किया कि आया 9 करोड़ कॉन्फ्रेंस ले लो, फिर रात को अदालतें खुल गई, फिर उसके बाद सिंपत्ति हो गई, फिर आप उस तरफ मुड़ गए, फिर आप नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे लेने में नाअहल कर देते हैं, फिर 50 रुपए के स्टैंप पेपर कहते हैं आप बताएं, इंसान बताएगा किसकी जिंदगी और मौत का फैसला होगा, उसको भेज देते हैं। सादिक अमीन कहलवाया गया, दिलवाया गया, और उसके लिए भी किसी को कुर्बान किया गया। अब आपने नवाज शरीफ साहब को अंगूठे पे स्टैंप पेपर 50 रुपए कहा, जी आप बताएं, इंसान बताएगा जिंदगी और मौत का फैसला कौन करेगा? ठीक है जी, आपने भेज दिया, ना श्योरिटी ली, ना कोई गारंटी ली, ना कोई तजके रखे, ना कोई घर के कागज रखे, फिर 4 साल 5 साल खामोश बैठे रहे। फिर आप आए
नवाज शरीफ साहब हाजिर होते, वापस आने का सोचते हैं, उनके प्लेटलेट ठीक हो जाते हैं, वक्त जरूरत वक्त हाल, और आते भी रेड कारपेट पर है, उनको बेल मिल जाती है। तो जब बेल भी आपने दी, अरेस्ट भी आपने दी, जाना भी आपने दिया, इमरान खान के साथ भी यही किया, भुट्टो को भी फांसी आपने लगा दी, जरदारी साहब को 9 साल जेल भी आपने करवा दी, फिर प्रेसिडेंट हाउस पे भी ले गए। वो बच्ची जो जिसका रेप हुआ, जिसका मर्डर हो गया, जिसकी वीडियो आ गई, उसको इंसाफ नहीं आप दे सके। जज के घर में जो नौकरी करने का उसका भेजा खोल दिया, उसके कीड़े पड़ गए, उसकी टांगें तोड़ दी, सड़क पे फेंक दिया, बेल मिल गई। तो जब सारा कुछ ये आपने किया तो सिमत भी आप ही के अदालती निजाम ने तय की है कि जी अब नवाज शरीफ साहब की हवा है, ब्यूरोक्रेसी का रुख उस तरफ हो गया। वो कह रहे गुड टू सी यू सर, सलूट कर रहे हैं। तो भाई अभी तो वजीर आजम नहीं है, किस बात पे कह रहे, कोई नोटिस लिया गया? अदालत के मामले का तस्करा आपने किया तो 9 मई के मुल्जिमान का फौजी ट्रायल रोकने के लिए ये निगरां हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया। वजारत दिफा तो ठीक है, बाकी हुकूमतों का इस मामले पर अपील करना चाहिए। आपको लगता है इस पर क्या मौक़िफ़ है, और लगता है आपको कि इन अपीलों से ही फैसला तब्दील हो जाएगा? देखिए मेरी जो जाती राय है उस हिसाब से आप किसी को भी 9 मई के वाक़े को तो आप एक जगह पर रखें, वो ना काबिल माफ़ी काम है, अमल है। लेकिन उसके बाद जो आपने जासूसी सस्पेंड कर दी है, तनसीबात बढ़ा दें, मैं और आप FIR कटा सकते हैं, जजेस की कोई बात हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फौज अपना एहतसाब नहीं करेगी जब उनकी तनसीबात को उड़ाएंगे, उनके लोगों के ऊपर बात आएंगे। और फौजी अगर गलती करेगा उसका ट्रायल मैं तो नहीं करूंगा, या सिविलियन कोर्ट तो नहीं करेगी। वो फौज अपने इदारे के अंदर किसी को छोड़ दे, किसी को फांसी चढ़ा दे, वो उनकी मर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप सारे पैरामीटर्स के अंदर ये सिचुएशन देखते हैं कि आपने खुली छुट्टी NOC दे दी है, कोई जासूसी कर ले तो जंगल का राज है इस मुल्क के अंदर, उस सब चीजों के पैरामीटर को रखते हुए मैं समझता हूं कि अपील के अंदर शिकें बहाल हो जाएंगी जासूसी ना करने की। क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली बदनसीब हमारे मुल्क की है कि हमारे फैसले ऐसे आते हैं जिनका खैर मकदम दहशतगर्द तंजीमें करती हैं, लोग नहीं करते, दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। तो ये तो पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी कभी आपने नहीं सुना। आप जितना भी क्रिटिसाइज उनको कर लें, वो अपने मुल्क की बका, अपनी डिफेंस लाइन के ऊपर बड़े संजीदा नौयत की बात करें। सर आप ये मुझे बताइए कि 9 मई के इल्जाम में जो ख़वातीन कैद हैं, उन्हें समझते हैं आप कुछ मार्जिन मिलना चाहिए? आज खदीजा शाह 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया उन्हें। देखिए मैं बड़ा इसके अंदर क्लियर हूं कि रियासत एक माँ की जगह होती है, और रियासत के अंदर जिन्होंने नारे कस दिए या छोटी मोटी गलतियां कर दी, उनको तो आम माफ़ी देनी चाहिए। मैं उसका ख्वाहिशमंद भी हूँ, कोशिश भी करूँगा, जिस फोरम पर बात कर सकता हूँ आपके तवज्जुह से करूँगा। लेकिन जिन्होंने तनसीबात, जिन्होंने बेहुरमती शहीदों की है और जो दुश्मन का काम था वो काम किया है, उसको करने वाले और करवाने वाले, उनकी माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप मुझसे ये बात करेंगी तो फिर मैं पिछले पसे मंजर जाऊंगा और मैं कहूंगा ये बुग्स तो बाकी पार्टीज में भी था। किसी ने ईंट सेंट बजाने की बात की थी, किसी ने नाम लेके गालियां दी थी, किसी ने अटैक्स किए थे, किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किए, तो वो कैसे भूल जाएंगे? तो आप ये मुझसे कह सकते हैं कि मैंने डबल गलती की है, मुझे आप फांसी की सजा दे दे, बाकी उम्र कैद की सजा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि पैमाना से मुझ पर देखा जाएगा, मेरे पीछे भी देखा जाएगा, मेरे आगे भी देखा जाएगा। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये कि ये पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब आपको बड़े 2 टोक फैसले करके सजाएं मुतय्यन करके उनको सजाए कैफ़े किरदार तक पहुंचाना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें रिश्वत हुई और अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब थे। लेकिन 190 मिलियन की पीछे जाएंगे तो वो 1 हाइट पाथ आ जाएगा नवाज शरीफ साहब का, उसका पैमाना कब होगा? मलिक रियाज भी आ जाएगा। मलिक साहब देखिए मेरे 10,000 रुपए निकलते, मैंने 1,000 रुपए दिए, अपने 10,000 निकाल दिए, मैं तो कारोबारी हूँ, ये सिस्टम पाकिस्तान का चलता है। मैं उनको तब और मेरे हिसाब से मैं आपके शो पे कहता हूँ, शायद कोई बिजनेसमैन बड़ा टाइकून अब आकर भी दे के मुझसे रिश्वत ली गई थी, खबर दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। सो उस केस के अंदर मैं ये आपसे कहता हूँ, फिर आप कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। भाई आपने कानूनी अदालती निजाम के तहत आपने सब कुछ किया, फिर जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। मुर्दे का वोट डलता है, मुर्दे का वोट काउंट होता है, मुर्दे के वोट पे आप जीतते हैं, उसका फैसला 3 इलेक्शन बाद आता है। एक आदमी को प्राइवेट इलाज करना था, उसका केस जब टेक अप हुआ, उसको मरे 2.25 साल हो चुके थे। एलीट के लिए आप कहते हैं अभी बताओ, अभी बताओ, ये लो 50। अच्छा ये वाली जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे कब होने वाली है, कब तक होने वाली है? बहुत जल्दी होने वाली, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ जिन भूतों के पुराने जिन भी आने वाले हैं मंजर आम पर। अच्छा तो देखिए जब बुरा वक्त आता है साया भी छोड़ देता है आपको। ये मैं खान साहब को समझाता था। देखिए मैं तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है नबी के सदक़े में कि मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिद्दत नहीं करता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे करता हूँ, बंदे से ना मांगता हूँ, ना डरता हूँ, ना झुकता हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता था मैं हाथ उठा के नहीं आया, 9 मई का वाक़या बहुत बुरा था, हाथ बांध के मैं दूसरी पार्टी में ही चला गया। मैं तो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे हूँ, जिनको मैंने टेक ऑन किया खास को
तो उन्होंने बड़े को नुकसान बताया इदारे को, जमहूरियत को। मैंने उस वक्त लिया जब पाकिस्तान में किसी का बाप कोई बात नहीं कर सकता था। तो मैं तो अपने प्रिंसिपल खड़ा हूँ, अल्लाह तवक्कल खड़ा हूँ, मेरे तो आगे यानी ये जो अभी ये जो गवाहान है, जो मुल्जिमान है, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाली है, जो गवाहान अभी मुल्जिमान बन गए। देखिए बहुत आपको टाइकून्स की आ सकती है, जिन भूतों के पुराने जिनों में से कोई आ सकता है, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी, ठीक है, आई एग्री टू व्हाट ऑल इज हैपनिंग, बट ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, अक्रॉस द बोर्ड आप इतना नहीं करेंगे, आप वही देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बाप की परवरिश में ना बिन माँ के बच्चे थे, ये 8-10 बच्चे उन्होंने पैदा किए और सारे नालायक बच्चे पैदा किए। बारी बारी हम कहते हैं कि ये गधा था, ये नालायक था, इसने बाप की जगह लेने की कोशिश की, बाप को गाली दी, बाप की जदाद दी, बाप को जीते ही मारने की कोशिश की, और बाप ने कहा था ये दुश्मन है, इनकी तरफ मत जाना। वो फिर जाता, कहते चलो इसको छोड़ो, इस बेटे को आजमा लो, फिर उस बेटे को आजमा लो। प्रॉब्लम ये है कि अगर बाप ये कमी रह गई, बाप की परवरिश है ना, बिन माँ के बच्चे थे ना। अगर आपके पास और पीछे बड़ी फैमिली होती, कुंबा बड़ा होता, तो आप एक और 2, 4, 5 बच्चों की परवरिश करते थे। लेकिन प्रॉब्लम है हम उनमें फंस गए, उन बच्चों में। अब हम कहते हैं कि हमने इनकी गुलामी तो की है, इन एक्सपायर्ड लीडर्स की, अब हम इनकी नालायक औलाद की भी गुलामी करेंगे। मतलब ये फैमिली कॉर्पोरेशन है, बाप की जागीर है। यहाँ जेब कतरे को आप मोबाइल पे थप्पड़ मार के बिठाते हैं, 8 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन बाकियों को आप व्हाइट कॉलर जराइम को आज तक आपने कभी कुछ किया है, आपने कोई रिकवरी की है, आप कुछ कर सके, कर सकेंगे भी नहीं, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। अभी जिन्हें बाप का पसंदीदा बच्चा, लाडला बच्चा कहा जा रहा है, चहीता बच्चा कहा जा रहा है, वो वाकई बाप का लाडला है? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम कंफ्यूज हो गए। ये अदालती सिलेक्टेड लाडले हैं जो पैदा होते हैं, वक्त जरूरत काले हो जाते हैं, वक्त जरूरत सफेद हो जाते हैं। यही नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर केस में मुजरिम थे, बाइज़ बरी हो गए। यही नवाज शरीफ साहब जो हाईजैकिंग केस के अंदर मुजरिम थे, मुलजिम हो गए। यही नवाज शरीफ साहब जो कॉन्ट्रैक्ट करके 9 साल मफरूर है इस मुल्क से, सऊदी अरेबिया में, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए। डार साहब 4 साल मफरूर है, इश्तिहारी होते रहे, फलाना तो एक रात है, सेनेट बहाल, फाइनेंस मिनिस्टर, केसेस माफ, कर्जे। पीडीएम के सारे लोगों ने मजे लिए थे, हम नवाला हम प्याला थे, तब तक के मोटी खाते थे, जहाज उड़ाते थे। वज़ीर आज़म साहब जिस दिन वज़ीर-ए-वज़ारत उज़्मा का उन्होंने हलफ लिया, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, नहीं हुई। ठीक है, तो ये निजाम कोलैप्स हो गया। जिस मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब तक लोग खड़े होंगे, देखिए प्रॉब्लम मेरी ये है और आपकी ये कि हम आपके तवज्जुह से गला फाड़ के जी करें। प्रॉब्लम ये जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो रोटी पे रेप हो रहे हैं, जिनको कत्लो गारत किया जा रहा है, जो दीवार से गिरने से मर रहे हैं, तारों से मर रहे हैं, गटर के ढक्कन ना होने से मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खून से मर रहे हैं। वो बिरयानी की प्लेट में फिर कहते हैं कि हम वोट दे देंगे, तो फिर मजा ले लो जमहूरियत। मुझे बताइए कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मईशत को बेहतर करना चाहती है, लेकिन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो सर ये ब्लैकमेल कर कौन रहा है? साथ ही वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं उनको वो भी मुलजिम है। वो तो आप कह रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं, थोड़ी हिम्मत पैदा करते, पहले बात कर लेते, जब वो कुर्सियों पे बैठे थे, जब आप उनके दरवाजे खड़खड़ा के 2-2 घंटे बैठते थे बाहर, उस वक्त बात करते ना। ये क्या बात हुई कि आप किसी कोई बंदा सीट से उतरा, आप उसको गालियां देने शुरू कर। अगर आपका दुश्मन है सीट पे, ताकतवर सीट पे, टेक ऑन करें। अगर आप मेरिट पर हैं। दूसरा ये है कि बयानियां वही है। देखिए मेरे वालिद बहुत अच्छे ड्राइवर थे 50 साल पहले, बट आप क्या ये सोच सकती हैं कि वो आज की फरारी चला सकते, वो स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं वालिद को बुरा नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया आगे बढ़ गई है। इरफान सिद्दीकी साहब मेरे लिए काबिल इज्जत आदमी है, 80 साल के आदमी, 6.25 करोड़ बच्चा है हमारे पास 20 साल वाला, उसकी किस्मत का फैसला 80 साल का आदमी करेगा। वो तो फोन भी नहीं खोल सकता ये वाला, तो 80 साल का आदमी 20 साल का फैसला की शेल्फ लाइफ भी कोई चीज होती है ना, एक्सपायरी भी कोई चीज होती है। यहाँ एक्सपायर्ड ओवर एक्सपायर्ड, जब तक आप देखिए 70-72 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट लें, पोते पोतियों से खेलें और कब्र में जाने का इंतजार करें, तस्वीर पढ़े, ये बंदर बांट है। ठीक है, ये फैमिली कॉर्पोरेशन है। जब तक आप इस फैमिली कॉर्पोरेशन नहीं, अच्छा अगर आप लोग बहुत ही मैयत मौत तकलीफ है जमहूरियत की, तो भाई इन जमहूरी गंदी पार्टियों में से अच्छे लोग ले आए यार। अच्छे लोग तो कोई नहीं रोकता ना आपको। क्या 24 करोड़ में से 820 लोगों में से यही पीटीआई से एक पीएमएलएन से और एक जरा मुझे पीपल्स पार्टी से 3 लोग तो दे दे। मैं आपको दे देता हूँ। अली मोहम्मद खान आपको पीटीआई से मिलेगा, मुखलिस आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, ठीक है, क्लियर हेडेड है। ठीक है, क्या पाकिस्तान के अंदर आपको नून लीग में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा? आपको पीपल्स पार्टी में, चलो आई वुड गिव नदीम अफजल चंद कुंडी फ्रॉम पीपल्स पार्टी, तारड़ फ्रॉम नून लीग, करप्शन का चार्ज तो उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, गिव देम अ चांस। बहुत शुक्रिया फैसल वारिस साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे, बता रहे हैं कि कुछ मजीद लोग हैं जो कि आने वाले हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं। चलिए जी देखते हैं, इंतजार करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में मुझे फैसल करीम कुंडी साहब, अभी थोड़ी देर पहले इनका तस्करा हुआ है, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। महमूद मौलवी साहब IPP से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब जरा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर ये जो फौजी अदालतों के मामले पर निगरान हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर अपील आई है,
और मौक़िफ़ इनका ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इंसानी जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेट है कि हमने अदालतें भी हमारी ना पोलिटिसाइज हो चुकी हैं। बहुत से अगर आपने कुछ उसमें देखें तो मैं सारी अदालतों को नहीं कहूँ, कुछ शख्सियात ने अदालतों को इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि अभी कोई इस पर एतमाद ही नहीं करता जी। आज कुदरत का अलमिया ये है कि जिन अशखास ने नवाज शरीफ साहब को सजाएं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज उन अदालतों में वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं और वही शख्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बात पे आपने माजी में भी कोर्ट्स देखे जिस तरीके से फैसले होते थे, जिस तरीके से सजाएं हुई थी और फिर वापस भी हो रहे हैं। तो इसलिए जब जो एक ऐसा इवेंट हुआ है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जो हमारे फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं, जो हमारे शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उनके मुजस्मे जिस तरीके से आपने तोड़े, उनके फैमिली क्या सोचती होगी आज कि उन्होंने क्या किया। मतलब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना ये होगा कि आपके ऊपर कल ये चीज़ होती है। ऐसी चीज़ें तो हम पे भी गुजरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रियासत से बहुत से शायद माजी में गिले हों, लेकिन हमारी लीडरशिप ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर तनसीबात पे हमला करें या फौजी हमला को नुकसान पहुँचे। रिसेंटली जब मोहतरमा जब शहीद हुई, ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा, वरना ये तो नहीं कहा कि आप सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आग लगा दो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस पर मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट अगर ये समझती है कि चीज़ गलत हुई है तो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी लॉ का डिपार्टमेंट भी है, या वो कर भी सकते हैं, कोर्ट भी वो भी जा सकते हैं अदालत में अपने रिव्यू के लिए। तो लेट्स सी कि अदालतें इस पर क्या फैसला करती हैं। महमूद साहब, IPP सर कैसे देख रही है इस मामले को, क्योंकि ये एक वफाक की तरफ से आई, फिर सूबाई हुकूमतें भी इस पर अपना मौक़िफ़ लेकर आ रही हैं, वो भी अपीलें लेकर आ रही हैं, शोहदा फोरम्स की तरफ से भी इस पर अपीलें आ रही हैं। सर IPP कैसे देख रही है सर? देखिए, IPP का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है कि फ़ौजी अदालतें बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए। उसकी वजह देखें, इस वक्त हमारा मुल्क काफ़ी क्राइसिस में चल रहा है और ये अगर हम इस एक्टिविटीज़ जिन्होंने किया है या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो फ़ौजी असासों के ऊपर कल को हमले करें या आज हमला किया है या कल पास्ट में किया है, ठीक है ना, अगर इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बता दूं कि ये फिर बढ़ती चली जाएंगी और ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उसकी वजह ये कि अगर हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो हम अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं और इससे दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। और जहाँ तक ये कहना कि देखिए जी फ़ौजी अदालतें, देखिए बहुत सी और भी अदालतें हैं ना, लेबर कोर्ट है, कस्टम की अपनी अदालतें हैं और एंटी टेररिज्म है, नैब है। तो अगर फौजी अदालतें होती हैं तो इसमें बुराई क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, इसको हमने असेंबली में पास कराया कि जी होनी चाहिए। उसके बाद सेनेट भी अभी रिकमेंड कर रहा है कि जी होनी चाहिए। सेनेट के अंदर देखें PTI के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे। आज जो शाम को पीपल्स पार्टी, अभी मेरे भाई बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी जो है इसको जो है एंडोर्स कर रही है। सारी पार्टीज इसलिए एंडोर्स कर रही है, उसकी वजह ये कि ये मुल्क की सलामती का इशू है। अगर आप देखें ना, अभी तो जो है हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों का, कल जो वो सिविलियन जो कि मैं कहूँगा कि आप हमारे दुश्मन मुल्क से आए, क्या उनको भी अगर हम इसमें जो है रिलीफ देंगे और सिविल कोर्ट्स में जाएंगे जिनमें सालों लग जाते हैं, तो फिर ये मुल्क के लिए बहुत ही आप कह रहे हैं कि वक्त की जरूरत है इस वक्त फौजी अदालतें हैं। सर, आज आर्मी चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है सामने, वो कह रहे हैं किसी भी गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं है। ये बड़ा वाज़े पैगाम आर्मी चीफ ने दिया है, लेकिन ये फरमाइएगा ये किसके लिए पैगाम दिया उन्होंने? दहशत गर्दों के लिए ये पैगाम दिया है या कैटेगोरिकली इन्होंने 9 मई करने वालों के लिए पैगाम दिया गया है? देखिए, ये पैगाम उन्होंने सबको दिया है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द आर्मी। और मेरे ख्याल से ये लोगों को वाज़े हो जाना चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं या जो फ़ौज के दुश्मन हैं, कि फ़ौज को अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत ही अजीम फ़ौज है, ठीक है ना। तो अगर अंदरूनी हो या बैरूनी हो,
दुश्मन जहाँ पे भी होंगे ये उसका मुकाबला करेंगे। और सर ये इस पर तो सबका कंसेंसस होना चाहिए कि इदारोों को कमजोर करके मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस पर सबका कंसेंसस होना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। फैसल साहब, आज बिलावल भुट्टो ने मर्दान में जलसे से खिताब किया, इनफैक्ट आप भी आ रहे हैं वहां से। सर मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का ये एक नया खिताब दिया गया। सर अकेली जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नून महंगाई की मुल्क में? देखिए, मुस्लिम लीग के अगर आप हमारे जो दोस्त हैं उनके अगर आप कभी भी टॉक शोज देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो कहते हैं मियाँ साहब के पुराने दौर की बात करें, 2013 की। वो नहीं करते वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहते कि 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया। अगर आपके पास इतने मुफीद नुस्खे थे तो आप शहबाज शरीफ साहब को भी दे देते, या आपने उनको कुर्बान करने के लिए किया, जैसे आपने हमजा शहबाज के साथ किया, उसको लॉन्च करके उसको जैसे मिसाइल लॉन्च होते हैं और कहते हैं कि वो मिस फायर हो जाता है या क्या। तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम भी बिल्कुल हम अपने जो हमारे साथ वजारतें 10 हम उसका हिसाब देने के तैयार, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अवाम में जा रहे हैं, हम अवाम में गए हुए हैं, और हम कहते हैं हम अपने हिसाब देने के तैयार हैं। लेकिन देखिए, फेडरल जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, मेरा सवाल वही है, हम ये मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, अकेली है मुस्लिम लीग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेन मिनिस्ट्रीज जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी या जो उनके पास प्राइम मिनिस्टरशिप थी, मेन वीटो पावर उनके पास ही था। जब हमने कह रहे थे तनख्वाहें 50% बढ़ा दें, मुश्किल से हमने 35% बढ़ाई। जब जरदारी साहब ने कहा कि क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, आप चीनी एक्सपोर्ट कर दें, आपके पास ज़र मुबादला आ जाएगा, तो उन्होंने जब नहीं करनी थी उस वक्त कर दी। फिर बाद में क्लिप चलाए गए कि जी जरदारी साहब ने कहा था हमने किया, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर आप आएँ, आप मुस्लिम लीग खुद ऑन नहीं करती अपने लीडर को कि आप मुझे ये इजाजत देना, मैं आपके नाम से ये बयान जला दूं कि आप कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम में मौजूदा महंगाई जो है इसकी अकेली जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। उनके साथ देखिए वीटो पावर में पहले कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है, बिल्कुल चलाएं भाई, मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है। चलाएं, मेरा क्लिप ही चला दें। वो तो आपको सब सुन ही रहे हैं ना सर। सर मुझे याद है कि आज जैसे बलूचिस्तान में नून लीग इस वक्त एक्टिव है बहुत ज्यादा, इसी तरह से एक वक्त था कि जब आप लोग एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव थी, बाप के जो रहनुमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे थे। सर कई आने को तैयार थे, वजीर आला कुद्दूस बज़ंजो साहब, उन्होंने खत लिखा था जरदारी साहब को और कहा था कि उनकी तो जाती ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। तो सर आज ये ख्वाहिशें और ये रास्ते मियाँ साहब के लिए कैसे खुल रहे हैं? देखिए, पहले मुझे ये बताएं कि कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो खत लिखता है, खत वाले ज़माने हैं। आजकल तो फ़ोन है, SMS है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, व्हाटएवर। तो ये व्हाट्सएप अब वहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ये फिर खतों के ज़माने, खतूत के ज़माने कि खत होगा, फिर हम पोस्ट करेंगे, फिर जाएगा। फिर देखें, हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में देखें लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, बलोच भी है, पठान भी हैं जी। उनके आज अल्लाह के फजल से अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त लेकर, अब उनके जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। जब यूसुफ गिलानी साहब को वोट पड़े थे, आप उसके क्लिप ज़रा चले ना, पार्लियामेंट में जो सेनेट में और कौमी असम्बली में जो चीख रहे थे नून वाले, मरियम नवाज साहबा की क्या स्टेटमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी। हम तो कहते हैं देखें, हमारे लिए तो अभी भी वो काबिल एहतराम है वो पॉलिटिकल लोग। इन्होंने कहा था ना, बाप का बाप बगैर जो है वो कोई फैसला अच्छी बात है कि मरियम नवाज साहबा को और इनको सियासी बाप मिल गए तो इनको गाइड करके, लेकिन हम मिल गए हैं सर, कह नहीं रहे कि। लेकिन एक और चीज़, हमेशा पंजाब के हमारे जो लोग हैं, अपना बलूचिस्तान के हमारे जो अवाम है और उनके लीडरान उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि पंजाब हमारे वसाइल खा गया, पंजाब हमारे वसाइल पे जो है वो काबिज हो गया। आज वो कह रहे हैं कि पंजाब हमारे इलेक्टेबल्स भी खा गया, ठीक है। और जो है अब देखें, हमने तो पहली बात जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, उनने पहले ही दिन बलूचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफ़ी मांगी थी, हालांकि हम उसके कसूरवार नहीं थे। तो कम से कम ये लोग भी जाके उस सरीना में कह देते, उसमें कह देते क्वेटा में कि जी हम माजी की गलतियों की माफ़ी चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे कहा तो है कि माजी की गलतियों से सीखना चाहते हैं, खासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप वालों से कह देते कि हमने आपके लिए जो कहा वो गलत कहा, चले आगे बढ़ते हैं। सही सही। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये सवाल महमूद मौलवी साहब के सामने रखूंगी कि क्या मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, और फिर साथ साथ ये कि उनके लिए जो माहौल वजारत उज़्मा के हवाले से बनने लगा है तो क्या वाकई बनने लगा है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। महमूद साहब जरा फरमाइएगा सर, ये सबसे पहले तो जो कि पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि मौजूदा जो महंगाई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, इस पर IPP क्या सोचती है? और सर ये जो माहौल बनना शुरू हुआ है PMLN के हवाले से, MQM भी उनका हिस्सा हो रही है, तो बलूचिस्तान से भी लोग इनके अंदर जम हो रहे हैं, क्या वाकई PMLN को किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल मिल गया है?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जिम्मेवार नहीं है, ये तो वही बात हुई ना कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा जो है थू थू। देखिए, कैबिनेट में जब होते हैं पूरी टीम होती है और ये टीम कैबिनेट पूरी जिम्मेवार होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि सब चीज़ जो है PMLN के ऊपर आप डाल दें। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं इनको डिफेंड इस तरीके से भी करूँगा। देखिए, ये एक अनस्टेबल और अनसिक्योर्ड गवर्नमेंट थी जिसको ये नहीं मालूम था कि वो 3 महीने चलेगी या 6 महीने चलेगी। तो इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ गई। अनस्टेबिलिटी जब आई तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जब ख़त्म हुई तो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए, जिसकी वजह से महंगाई जो है बढ़ती चली गई और रेट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। जब रेट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो महंगाई अगर 100 रुपये को 120 पे जाना है तो जो लोग हैं मफाद परस्त उसको 150 160 पे ले जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें, आटा जो है 175-80 पे ट्रेड हो रहा था जी। और वैसे सर ये महंगाई की बातें जो है उनकी हुकूमत में आने से पहले PTI के लोग भी उस वक्त बता रहे थे कि जी डॉलर यहाँ तक जाएगा, पेट्रोल वहां तक जाएगा, तो ये पहले से ही बातें होना शुरू हो गई थी। मुझे ये फरमाइए, ये जो मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बयानिया बन रहा है कि सराउंडिंग्स में इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि शायद PMLN से वजारत उज़्मा और उनके पास हुकूमत होगी, तो सर ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है क्या उनको? देखिए, एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि आने वाली हुकूमत जो है वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट और इसके अंदर आपको ज़्यादातर पार्टीज इसके मिल के ये हुकूमत चलाएंगे। उसकी 2 वजह है। एक वजह जो इकोनॉमिक इस वक्त क्राइसिस है, एक पार्टी इसका बोझ नहीं उठा सकेगी। दूसरी चीज़ ये कि किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा। तो ये मिलकर जो अगर हम मतलब लोग चलाएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। एक दफ़ा हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आए, उसके बाद जो है इंडिविजुअल सियासत करते रहें और जो है अपनी अपनी पार्टीज की बात करें। आप कह रहे हैं सिंगल मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी, ये इत्तेहादी हुकूमत बनेगी आने वाली। और सर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप लोग होंगे साथ में। और सेकंडली ये भी कि बिलावल साहब आज कह रहे थे बड़ा क्लियरली, वो कह रहे हैं कि जियाला भी, वजीर आजम भी और वजीर आला ये दोनों जियाला होगा। लेकिन सर ये होगा कैसे? क्योंकि अगर सिर्फ मैं खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान देखती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हाजी गुलाम है, शहजाद खालिद परवेज है, मुजफ्फर सैयद समेत कई रहनुमाई पीपल्स पार्टी छोड़कर परवेज खटक साहब के साथ जा चुके हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह के माहौल बन रहे हैं। तो सर ये होगा कैसे? फॉर्मूला क्या है? पहले तो मैं अपने भाई से डिसएग्री करता हूं जिन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जिम्मेवार है। अगर मैं कहूं कि आपकी माजी की पार्टी जिम्मेवार है, हम तो ये नहीं कहते। अभी उन्होंने अच्छे इकदाम किया कि 9 मई में इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मुलविस नहीं है। फिर मैं कहूँ कि नहीं, 9 मई में जो भी थी वो सारी PTI मुलविस थी। तो अगर आप कहें कि सारी काबिनेट मुलविस थी, फिर तो आप भी मतलब है कि वो 9 मई में जो हुआ इन्होंने 9 मई की वजह से छोड़ा ना ये चीज़। तो मैं बोलूँगी नहीं, आप भी उसके अंदर वो है। लेकिन जो आपने ये बात की है, ये देखें मुजफ्फर सैयद साहब जो है वो पार्टी छोड़ के जाए, हमारे साथ थे नहीं, कुछ अर्सा पहले हमारे साथ शामिल हुए, हमारे इलेक्टेड बंदी थे, जमात इस्लामी से आए थे, पर सड़क के पास जा रहे, उनका एक जमहूरियत है। 3 लोगों से जाने से आप ये नहीं कह सकते। 2018 का इलेक्शन जिस तरीके से हुआ सारी दुनिया को पता था, वहाँ पर सिलेक्शन हुई थी और उसमें भी जिस रीजन से आपने इनके नाम लिए हैं उस रीजन से हमारे 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नैरो मार्जिन पे रनर अप थे। और जो है जो इलेक्शन जब होंगे फ्री एंड, हम तो कहते हैं हम इलेक्शन जीतते हैं या नहीं जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करें ताकि पाकिस्तान की आवाम कहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हुई है। हम कहेंगे ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं आवाम ने वोट नहीं दिया, हम कहेंगे नहीं दिया वोट, तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठेंगे अपोजिशन में अगर आवाम में वोट नहीं करेगी। अगर हम कहेंगे, अगर आप कहें कि नहीं हमने सिलेक्शन के जरिए लाना है, तो जो इन्होंने बात की कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फिर कोई भी हुकूमत को अपोजिशन, ये बड़ा क्लियर है। नून लीग अगर जीत गई तो आप उसके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए ये उस वक्त की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से जीती। लेकिन आज ये सूरत हाल है, जब उनको पता चला कि हमें पंजाब में मैंडेट नहीं मिल रहा, वो कभी बलूचिस्तान भाग रहे हैं, कभी कराची भाग रहे हैं, कभी सिंध जा रहे हैं, कभी KP जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आना है। मुझे बताइए, मियां साहब ने लाहौर जलसे में खवातीन के हवाले से बात की थी, कुछ रिमार्क्स दिए थे उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर तनकीद की, उसके बावजूद भी फिर उन्होंने बलूचिस्तान में भी इसी तरह का बयान दाग दिया है। तनकीद के बावजूद वो खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं। सर इसकी पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए मरीम नवाज साहिबा को, इस चीज़ को, वो खुद खातून है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नया बयान है, क्योंकि पुराना बयान जो लंदन वाला उधर ही छोड़ा है ना, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, वो सवाल जो उनके थे, पाव नहीं होगा, ठीक है।
अब बार बार ये कह रहे थे मैंने वो जो मैंने कहे थे मैंने सजाएं देनी थी, हमेशा जिन लोगों ने किया उनको मैंने माफ कर दिया, बार बार याद दिला रहे थे कि मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये होगा नहीं। अगर खुदा न खासा दोबारा सिलेक्शन हुई तो वो सिलेक्टेड असेंबली जो है ना वो 1.5 साल भी नहीं चलेगी, मैं बता दूं आपको। सही। अच्छा महमूद साहब ये फरमाइएगा सर, एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ये मियां साहब जो खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, सेकेंडली सर जेल में मुलाकातों की खबरें आ रही हैं खान साहब के हवाले से, फिर तरदीद हो गई इसकी। अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इंसाफ नहीं मिला तो वो डोनाल्ड डू पर केस करेंगी अमेरिका में। देखिए ये तो मैं आपको कहूँगा ये बड़ी इमेच्योर चीज़ें हो रही हैं, ये होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक ये मैं आपको बताऊं कि हम एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है तनकीद बराए तनकीद उनके साथ कर रहे हैं, कल फिर एक साथ बैठेंगे। देखिए PMLN और पीपल्स पार्टी किस नहज पे कुछ साल पहले पहुंचते थे, एक दूसरे को क्या नहीं कहते थे, इमरान खान साहब जो है परवेज़ इलाही को क्या नहीं कहते थे, MQM को आज जो है पीपल्स पार्टी बुरा कह रही है, कल इन्हीं के साथ मिलके हुकूमत चला रहे थे, PMLN भी MQM के साथ मिलके हुकूमत चला रही थी। हम जो है अब मेच्योरिटी लेके आए और मेरे ख्याल से वो बात करें जो आवाम के इंटरेस्ट में हो, जो मुल्क के मफाद में हो, और हम इश्यूज के ऊपर बात करें ना। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखा के अपने कद बढ़ाना जो चाहते हैं ना, ये जो है अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को जेब नहीं देता है। आप अपना कद खुद से बढ़ाएं, दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को कदावर ना समझे। मेरा कहना ये है कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी सर मुझे सेगमेंट क्लोज करना है सर, वन लाइन जी। मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे हम आज भी अवाम के अंदर है, हम अवाम से वो कर रहे हैं, हम वो इलेक्टेबल्स के पास या सिलेक्शन के पास नहीं जा रहे। हम तो कहते हैं आए कन्वेंशन करें, जलसे करें, अपनी मुहिम चलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जो भी फैसला होगा अवाम का वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में थे। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी वारदात थी। पुलिस तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं, सामने आए हैं, उसने दिल दहला कर रख दिए हैं। मुकदमे के मुद्दई और जाबहक हसनैन के वालिद रफाकत अली के मुताबिक वक़ुआ की रात वो 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार जा रहे थे जब मुल्जिम अफनान ने तल्ख कलामी के बाद गाड़ियों का पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी में मौजूद ख्वातीन को हिरासा करने की कोशिश की। रफाकत अली और उनके मकतूल बेटे दोनों ने गाड़ियां रोक कर मुल्जिम को मना किया, लेकिन अफनान नहीं माना। ताक़ुब जारी रखा और गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में सवार 6 अफराद जान से चले गए। रफाकत अली के मुताबिक मुल्जिम अफनान गाड़ी में अकेला नहीं बल्कि उसके साथ दीगर 2 अफराद भी सवार थे। इब्तिदा में पुलिस ने वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार देते हुए पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 279 और 322 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके तहत मुल्जिम दियत की अदायगी के बाद बासानी रिहाई पा सकता था। लेकिन तफ्तीश में जो नई मालूमात सामने आई हैं और मुद्दई के बयान के बाद पुलिस ने मुकदमे में कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात को शामिल कर लिया है, जबकि मुकदमे को थाना डिफेंस से काहना भी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से केस में नई दफात शामिल करने के खिलाफ मुल्जिम ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। वकील की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि उनके मुवक्किल की उम्र 17 साल के लगभग है और इसके लिए वो कानूनी तौर पर कम उम्र तसव्वुर होने चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान इंकशाफ किया कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियाँ रोड पर, लाइसेंस सिर्फ 13 लाख के पास है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे कैप्टन रिटायर्ड मुस्तरसिल फिरोज साहब CTO लाहौर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस केस को पहले हादसा कहा जा रहा था, अब बताया जा रहा है कि मुल्जिम ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की है, सोची समझी ये साजिश हुई है, बदतमीजी कर रहा था। क्या पुलिस को सर ऐसे शवाहिद मिल गए? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो वाक़या है क्या है, ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें पूरा खानदान सफ़ हस्ती से मिट गया और हमें मुतासर खानदान से दिली हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। और उसमें जैसे आपने कहा कि जो इनिशियल डिटेल्स थी उसके मुताबिक तो यही था कि एक हादसा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेनेंट ने ये बताया कि इनके आपस में इस वाक़ये से कुछ देर पहले कोई अल्ट्रेशन हुई, कोई उनकी बच्चियों को हलबन छेड़ रहे थे, उन्होंने मना किया, जिस पे फिर उन्होंने चेज किया और पर्पसली जाके गाड़ी को हिट किया। इन्हीं शवाहिद को सामने रखते हुए और पुलिस ने जो दीगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस इकट्ठा किया उसमें सेक्शन 302 यानी कि जो मर्डर की दफा है और 780A जो दहशतगर्दी की दफा है वो ऐड की गई,
जिसके खिलाफ इस कंप्लेनेंट बेसिकली एक्यूज ने जाके अपील दायर की थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये मामला अभी सब जुडिस है, इस पर डिवीजनल बेंच इंशाल्लाह ताला बनेगा और उसका फैसला करेगा। सही। अच्छा ये बताइए क्या इस वाकये की सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं जिनसे वाजे हो सके कि गाड़ी हादसाती तौर पर टकराई है या बाकायदा मारी गई है? ये अनफॉर्चुनेटली है ऐसे कि डिफेंस के न्यू फेजेस डेवलप हुए हैं, वहाँ पे भी सेफ सिटी का नेटवर्क नहीं है, बल्कि जो डीएचए का अपना सिक्योरिटी बड़ा एलैबोरेट नेटवर्क होता है वो भी अनफॉर्चुनेटली इस इलाके में मौजूद है जहाँ पे ये हादसा पेश आया। लेकिन हादसा क्योंकि ऐसे था कि वो 2 गाड़ी में जा रहे थे, आई विटनेसेस अवेलेबल हैं और वो जो लड़का है उसकी अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। बाकी आपको पता है कि सीडीआर के जरिए और बाकी डाटा एनालिसिस के जरिए इवन हमारे पास लाई डिटेक्टर्स हैं, वो तमाम सच को झूठ से निकाला जा सकता है इंशाल्लाह ताला। सर ये गाड़ी चलाने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन असल मुजरिम तो वो भी है ना कि जिसने कम उम्र को गाड़ी दे दी, वो कौन है? वो मुजरिम है, वो पकड़ा गया है? जी देखिए, यही अहम नुकता था जो आज बेसिकली हाई कोर्ट ने उठाया कि न सिर्फ ये कि अगर एक शख्स जो कम उम्र है, जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, वो नुकसान करता है, तो वो तो उस जुर्म का कसूरवार है, लेकिन वो खास जो गाड़ी के मालिक हैं, चाहे वो वालिदैन हो या कोई और हो, जो अपनी गाड़ी एक ऐसे अनजान आदमी को देते हैं, वो भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरे इल्म में नहीं फ्रेंकली कि वो अरेस्ट हुए हैं नहीं, लेकिन वो नॉमिनेट हो चुके हैं, सब्सिक्वेंटली वो डेफिनेटली अरेस्ट हो जाएंगे। और ये आपकी तवज्जो से तमाम वालिदैन के लिए भी एक वार्निंग है और एक लम्हा फिक्रिया है कि खुदारा अपने छोटे बच्चों को जो गाड़ी चलाने के अहल नहीं है, जो 18 साल से कम उम्र है, उनको गाड़ियां मत दें, वरना वो अपना भी नुकसान करेंगे और साथ अपने वालिदैन का भी नुकसान करेंगे। लेकिन सर 73 लाख जो गाड़ियां चल रही हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 13 लाख के पास सिर्फ लाइसेंस है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है सर इन चीजों को देखें। मुझे बताइए ये कम उम्र शख्स है जिसने पूरा खानदान तबाह कर दिया, ये अपनी उम्र की वजह से बच सकता है सजा से, सख्त सजा से? देखिए, उसमें जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है उसके तहत इसको कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सजा इसको जरूर होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जुवेनाइल जुर्म करे तो उसको कोई सजा सिरे से मिलेगी नहीं। ये है कि जो एक्सट्रीम पेनल्टी है, फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी है, ये उम्र कैद है, वो शायद कोर्ट उसको ना दे, लेकिन उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी जो इसने जुर्म किया है, और वो सख्त सजा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप कह रहे हैं सख्त सजा मिलेगी, लेकिन सर जैसे कि आपने खुद भी हवाला दिया, आज हाईकोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया और ये बड़ा वैलिड सवाल है कि 73 लाख गाड़ियां हैं, सिर्फ 13 लाख जो हैं लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन जब कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जिन्होंने 6 लोगों को मार दिया है। उससे पहले की ये जो 73 लाख हैं, इनके खिलाफ 13 लाख को निकाल के बाकियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की है, क्या हो रही है? देखें, हमने इस गैप को बड़ा जल्दी एनालाइज किया, ये गैप एक दिन में तो डेवलप नहीं हुआ। देखें, ये क्रॉनिक इशू था जो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स में चला आ रहा है, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही हैं और लाइसेंसिंग सेंटर्स की तादाद कम थी। हमने लाहौर में लाइसेंसिंग सेंटर्स की तादाद 6 से बढ़ा के 30 की। लोगों का एक ये शिकवा होता था कि हमारे सेंटर्स 9 to 5 काम किया करते थे, तो जब वो अपने काम से फ्री होकर वापस आते थे तो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बंद हो चुके होते थे। तो हमारे जो पुलिस खिदमत मराकज हैं, जिनको हमने रीनेम किया है लाइसेंसिंग सेंटर्स को, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुले रहते हैं। और 3 सेंटर्स ऐसे हैं जो एक शहर के वस्त में लिबर्टी में है, एक ग्रेटर इकबाल पार्क में है और एक डीएचए में है, जो 24/7 काम करते हैं। इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम के लिए दूर दराज के गाँव में, दूर दराज के इलाकों में वो लोग जो लाइसेंसिंग सेंटर को अप्रोच नहीं कर सकते, उनके लिए पहले लाहौर में सिर्फ 2 लाइसेंसिंग ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं सर, मेजर स्टेप्स के जिसपे हम दीगर ममालिक में देखते हैं, अगर आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं, गाड़ी रजिस्टर करवाने जाते हैं, लाइसेंस नहीं हो तो आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। हम ऐसे कौन से मेजर स्टेप्स ले रहे हैं कि जिसकी वजह से मजबूरी हो जाए लाइसेंस बनवाना? देखिए, एक तो ये है कि एनफोर्समेंट के जरिए इंशाल्लाह ताला अभी हमने स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए हैं और तमाम लाइसेंस हम चेक कर रहे हैं, तो ये लोगों को आपके थ्रू एजुकेट भी करेंगे और बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर होगा उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। सेकेंडली ये कि हाई कोर्ट ने आज हमारे साथ जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनको भी डायरेक्शन इशू किया है कि कोई ऐसी गाड़ी जिसका मालिक लाइसेंस होल्डर नहीं है उस गाड़ी को रजिस्टर ना किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स से इंशाल्लाह ताला इस सूरत में इम्प्रूवमेंट होगी। हमें अपनी गवर्नमेंट की, अपनी कमांड की, दीगर डिपार्टमेंट्स की पूरी सपोर्ट हासिल है और इंशाल्लाह ताला हम इस गैप को जल्दी ब्रिज करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तनसिर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, लेकिन ये तमाम वालिदैन के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो अपने बच्चों की किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं और फिर इस तरह के सानेहात और वाक़यात होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुस्तनसिर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, प्रोग्राम के आखिर में आपको कुछ दहशत गर्दों की तस्वीर और वीडियोस ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी जिनसे सारा यूरोप कांप उठता है। इन दहशत गर्दों से बड़ी बड़ी मईशतों के तबाह होने का खदशा है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय ममालिक के वजूद को
इन दहशत गर्दों से खतरात लाहिक हैं। देखिए कि दुनिया के खतरनाक तरीन दहशत गर्द मर जाना चाहिए डूबकर, जो 7 अक्टूबर को हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर गजा में क़यामत बर्पा करने वाले इसराइल के इंसानियत सोज जराइम पर न सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं बल्कि इसकी पुष्टपनाही पर खड़े हैं। 42 दिनों में इसराइल आधा गजा तबाह कर चुका है। इसराइली वहशियाना बमबारी से गजा में 50% घर तबाह हो चुके हैं। 5000 बच्चों समेत 12000 के करीब मासूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों को मारा जा चुका है। हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर शुरू की गई इस जंग में इसराइली हमलों का निशाना बनने वालों में 70% तो सिर्फ बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। लेकिन जिन यूरोपियों को जानवरों का दर्द सताता है ना, उन्हें ये मासूम बल्कि उनके लिए तो ये दहशतगर्द हैं नज़र नहीं आ रहे हैं। गजा में खुराक ख़त्म होने से फाकों की नौबत आ पहुंची है। अस्पतालों पर इसराइली हमलों के बाद ज़ख्मी ज़िंदगियों के बचने की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं, लेकिन इसराइल इतना जुल्म करके भी रुक नहीं रहा है। शिमाली गजा से 5 लाख के करीब अफराद को बेघर करने के बाद अब इसराइल जनूबी गजा पहुंचने वाले निहत्थे फ़लस्तीनियों पर कहर बरसाने की तैयारी कर रहा है। गुज़िश्ता शब गजा के जनूबी कस्बे खान यूनिस के मशरिक़ी इलाकों में इसराइली तैयारों ने पम्फलेट्स गिराए हैं, जिनमें फ़लस्तीनियों को वहाँ से भी निकल जाने की धमकी दी गई है। मज़ीद जो तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि इसराइली रुकावटों के सबब शायद आने वाले दिनों में गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखना मुमकिन ना हो। ऐसे कड़े वक्त में इसराइली वहशत का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों को मुस्लिम उम्मा का आसरा है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मुस्लिम उम्मा ज़बानी मजम्मत से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। बल्कि सूरत हाल यह है कि कुछ दिन पहले तक ईरान इसराइल को धमकियां दे रहा था कि बाज आ जाए वरना ईरान इस लड़ाई में उतरने पर मजबूर होगा। इस बयान के बाद ईरान को सारी मुस्लिम दुनिया में वाहिद बहादुर मुल्क का खिताब मिलने लगा। लेकिन रॉयटर्स की जो खबर आई उसके मुताबिक तो गुज़िश्ता दिनों हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ईरान से मदद तलब करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को इसराइल के साथ जंग में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था, इसलिए माजरत। ईरान या हमास के तर्जुमान की जानिब से ताहाल आयतुल्लाह खामनाई और इस्माइल हानिया की इस मुलाकात और इस गुफ्तगू की तरदीद या किसी किस्म की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। याद आया कि गुज़िश्ता दिनों मेरे ही शो पर वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता ताहिर अशरफी साहब वो कह रहे थे कि इस्लामी ममालिक के इजलास में इसराइल के जराइम को लेकर आलमी अदालत जाने का ये फैसला तो हो गया है, फैसला तो हो गया, लेकिन आज तक इस अमल के लिए कोई एक स्टेप क्यों नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कम से कम हमने फैसला तो कर लिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने